हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 10th। इसमें हम देखेंगे कि जो चैप्टर का नाम है दैट इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, मीन्स संसाधन और विकास। हम देखेंगे कि संसाधन जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं तो उनका जो डेवलपमेंट है यानी उनका जो विकास है वो किस प्रकार किया जा रहा है जिससे किसी देश की उन्नति हो सकती है। आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रश्न आता है कि रिसोर्सेस क्या है। रिसोर्सेस रिसोर्सेस यानी कि संसाधन संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति प्रदान करती है, नंबर 1, या वो होते हैं जो मनुष्य बनाता है, नंबर 2। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया, और प्रकृति ने हमें प्रदान किया है जैसे कि नंबर 1 मिट्टी, सॉइल जिसको कहते हैं, प्रकृति ने हमें प्रदान किया सॉइल, विंड, प्रकृति ने हमें प्रदान किया है सनलाइट, और प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं वन यानी फॉरेस्ट। ये चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है जिन्हें हम संसाधन कहते हैं। कोई भी देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का या उसके अंदर जो मानव संसाधन होते हैं, बिकॉज मानव भी तो संसाधन है प्रकृति का दिया हुआ, तो वो जो संसाधन हमें प्रकृति प्रदान करती है या जो हमारे मानव संसाधन स्वयं है, कोई भी देश ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक उनका जितना विकास करता है उस देश का उतना विकास होता जाता है। तो ये हमारे होते हैं संसाधन, और इनका कोई भी देश जितना अधिक विकास करेगा वो देश विकास के प्रकृति पथ पर उतना ही अधिक चलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि संसाधन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात कर लें तो प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक वे संसाधन जिनका नवीनीकरण हो सकता है, जिनको नया बनाया जा सकता है, पुराने खत्म हो जाते हैं, और दूसरे वो जिनको नया नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार अगर वो खत्म हो जाते हैं, उनके जो स्टोरेज है वो फिनिश हो जाते हैं तो वो खत्म ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो रिसोर्सेज आर टू टाइप्स। तो नंबर 1 रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नंबर 2 वो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो नंबर 1 में रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। और रिन्यू कर सकने वाले रिसोर्सेज में हमारी एक बार जो सनलाइट से हम सोलर एनर्जी बना रहे हैं वो अगर हमारी खत्म हो जाएगी तो फिर से बन जाएगी। इसी टाइप से जो हमारी सॉइल होती है उसकी अगर फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो हम उसको फिर से फर्टाइल बना सकते हैं। तो वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और दूसरे हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते, तो अनरिन्यूएबल रिसोर्सेज।
ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको रेन्यू नहीं किया जा सकता है, जिनको नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमारे कोयला है, संसाधन है, एनर्जी का स्रोत है। अगर हमारा कोयले के भंडार खत्म हो जाते हैं तो इनको हम रेन्यू नहीं कर सकते। ये हमारे गैर नवीनीकरण है, इनको हम नवीकरण नहीं कर सकते कोयले का। इसी टाइप से हमारा पेट्रोलियम है जो कि खनिज तेल का ही भाग है। पेट्रोलियम है, डीजल है, जब इनके भंडार खत्म हो जाएंगे तो इनको हम रेन्यू नहीं कर सकते। तो रिन्यूएबल एंड अनरिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में हमारे आ जाएंगे जैसे कि फॉरेस्ट है। भाई अगर फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं तो हम नए पेड़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी जैसे विंड एनर्जी है, सन एनर्जी है, तो ये जो है हमारे ये रेन्यू हो सकते हैं, ये फिर से बनाए जा सकते हैं। गैर रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके आएंगे वो रिसोर्सेज जैसे कि कोल है, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इसमें आते हैं। तो कोल है, पेट्रोलियम है, आयरन है, टिन है, एंड सो मैनी एक्सेट्रा, सो मैनी। ये जब इनके जो रिसोर्सेज हैं वो एक बार खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो इनको हम फिर से जो है वो नया नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारे अनरिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार खत्म हो जाते हैं, हम उनको फिर से बना सकते हैं, तो वो हमारे रिन्यूएबल है। इनको हम कहेंगे नवीकरण और इनको कहेंगे अनवीकरण संसाधन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम एक एक संसाधन को लेंगे और उसके विषय में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग सॉइल। सॉइल पे बात करते हैं। सॉइल यानी कि मिट्टी। मिट्टी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, हमारी कृषि संबंधी कार्य हैं, वो सब मिट्टी पर डिपेंड करते हैं। और मिट्टी जो है वो कहीं की भी मिट्टी वहाँ की प्राकृतिक संपदा को प्रभावित करती है। तो मिट्टी के कितने प्रकार हैं, मिट्टी की क्या उपयोगिता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मिट्टी है वो हमारे कृषि कार्य के लिए बहुत आवश्यक है, और जो इसकी फर्टिलिटी है उसको सुनिश्चित करना हमारा काम है अगर कृषि कार्य में मिट्टी का यूज हो रहा है। जबकि अन्य कार्यों के लिए दूसरे टाइप की मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिट्टी कहीं पर बिल्डिंग बनाने के लिए भी आवश्यकता होती है, कहीं पर दूसरे कार्यों के लिए भी आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ सॉइल, तो भारत में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नंबर 1, लैटराइट मिट्टी। नंबर 2, ब्लैक सॉइल। नंबर 3, रेड सॉइल।
Number 4, alluvial soil. And number 5, desert soil. So these are all the types of soil. सबसे पहले हम बात करेंगे लैटराइट सॉइल की लैटराइट सॉइल क्या है। लैटराइट सॉइल ये आपकी काई युक्त होती है, इनमें लिचेंस यानी काई की मात्रा अधिक होती है। तो देखने में तो ये ऊपर से काई की वजह से हरी हरी लगती है, लेकिन कहीं पर इसका कलर रेड वाला भी होता है। इसमें बिल्कुल भी उपजाऊपन या फर्टिलिटी पाई नहीं जाती और ज्यादातर ये उन भागों में पाई जाती है जहां पर जमीन से नमी सूखती नहीं है, उन भागों में ये जो लैटराइट सॉइल है पाई जाती है। इनमें जैसे एरियाज हैं, मेघालय है, बहुत ज्यादा वहां बारिश होती है, तो ऐसी एरियाज में लैटराइट सॉइल पाई जाती है। ऐसे एरिया जहां पर जो बारिश का पानी है या वैसा पानी है वो वहां सूख नहीं पाता और बड़ा काई सा जमा रहता है, वो लिचेंस सी जमा रहती है, वहां पे ये जो लैटराइट सॉइल है ये पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर ब्लैक सॉइल। और लैटराइट सॉइल के लिए कि उपजाऊ नहीं होती, इसमें कृषि का कार्य नहीं हो सकता, और अगर इसमें कृषि का कार्य करना है तो इसके उपजाऊपन को विकसित करना होगा। उसमें वो चीजें डालनी होंगी, उसमें वो खाद डालनी होगी कि जिससे वो जो है फर्टिलाइजर्स यूज करने होंगे ताकि वो कृषि कार्य के लिए उपयोगी बने। फिर नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जैसा कि आप जानते होंगे कि ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। ब्लैक सॉइल जो कॉटन प्रोडक्शन है, कपास का जो उत्पादन है वो ब्लैक सॉइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ब्लैक सॉइल में कपास खूब पैदावार होती है। कपास का उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, गुजरात में और कुछ पार्ट वहां पर मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के हैं, तो इन जगहों पे कपास का उत्पादन होता है। और कपास के जो अधिकतर उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज हैं कॉटन की, वो भी इन्हीं भागों में पाई जाती है। अधिकतर जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं वो भी महाराष्ट्र और गुजरात में ही है, क्योंकि कपास का जो प्रोडक्शन है, कपास की जो पैदावार है वो इन्हीं राज्यों में अधिकतर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है यानी ब्लैक सॉइल है, जो कि कपास की पैदावार के लिए बहुत आवश्यक है। जो ब्लैक सॉइल होती है वो अपने कलर में ब्लैक होती है और इसका जो प्रकृति होती है यानी इसका जो स्वरूप होता है वो चिकना होता है, वो चिकनी मिट्टी की तरह होती है। जड़ों को आपस में टाइट करके बांध लेती है और पानी को जो है ये बहुत अधिक सोखती नहीं है, क्योंकि चिकनापन बहुत अधिक पाया जाता है। तो ये मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल, जो कि कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक और पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बहुत कम भागों में। नेक्स्ट हमारी सॉइल है रेड सॉइल। रेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका जो कलर होता है वो रेड हो जाता है। तो कलर में ये लाल हो जाती है रेड सॉइल। तो ऐसे में जो रेड सॉइल है ये लौह तत्व की अधिकता के कारण कलर इसका लाल हो जाता है और ये ज्यादातर पठारी प्रदेशों में पाई जाती है। यानी भारत का जो पठारी प्रदेश है, भारत का जो प्लेट्यू एरिया है वो रेड सॉइल का एरिया है। ये भी जो भूमि होती है, ये भी जो मिट्टी होती है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, कृषि कार्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि इसका जो कलर होता है रेड होता है और बड़ी कड़ी टाइप की होती है और इसमें जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरता वो नहीं होती। ऐसे में इसको उर्वरता संपन्न बनाने के लिए यहाँ पर कुछ बहुत कृषि कार्य करने के लिए यहाँ पर उस टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज करके काम में लाया जाता है। यानी पठारी क्षेत्रों में जो छोटे मोटे खेत देखे जाते हैं
वो आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि किस टाइप से जो लाल मिट्टी है उसको उर्वरता वहां प्रदान की गई है फर्टिलाइजर्स इत्यादि का यूज करके। इस मिट्टी में खनिज संपदा बहुत पाई जाती है, खनिज संपदा, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर जो खनिज है वो इन्हीं एरियाज में पाई जाती है। भारत के पठारी प्रदेश जो है वो खनिज संपदा की दृष्टि से धनी माना जाता है। तो खनिज संपदा जो है वो भारत की रेड सॉइल में ही पाई जाती है। नेक्स्ट आप होती है एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल को कहते हैं दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। एलुवियल सॉइल को दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो नदियों के द्वारा लाई गई जो अवशेष पदार्थ हैं, जो कूड़ा है, नदियों के द्वारा जो भी रास्ते में मिला वो ले आते हैं अपने बहाव क्षेत्र के रास्ते में। तो बाद में वो जो इस टाइप की चीजें हैं वो जब सड़ जाती हैं तो फिर वो जो है वो ह्यूमस का काम करती हैं, वो एक खाद टाइप का काम करती है, फर्टिलाइजर का काम करती है। तो इसमें जो है एलुवियल सॉइल में यानी दोमट मिट्टी में उपजाऊपन बहुत अधिक होता है। और भारत का जितना भी नॉर्दर्न एरिया है, जो उत्तरी भाग है भारत का, वो इसी मिट्टी से बना हुआ है। इसलिए भारत का जो उत्तरी भाग है वो बहुत अधिक उपजाऊ है। तो इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो भारत की दोमट मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है और ये बहुत अधिक उपजाऊ है। तो भारत के जो राज्य हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी है और वेस्ट बंगाल का है, ये पार्ट जो है वो दोमट मिट्टी का गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियों की जो मिट्टी है उनसे जो है अवशिष्ट पदार्थों से लाकर के बना है। और चूंकि ये जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से लेकर के मैदानों तक बहती हैं, इसलिए इनके में जब भी बाढ़ आती है, फ्लड की सिचुएशन में इनका जो क्षेत्र है बहुत फैल जाता है और आसपास के फैले हुए क्षेत्रों में जब ये सिमटती हैं तो इनके साथ बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ आते हैं और कालांतर में ये चेंज हो करके बाय द पासिंग ऑफ द टाइम ये अपनी फर्टिलिटी को और बढ़ा लेते हैं। तो ये जो मैदान है वो अपनी फर्टिलिटी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारी मिट्टी है डेजर्ट सॉइल, और डेजर्ट सॉइल के लिए जो भारत का एकमात्र राज्य है राजस्थान वो प्रसिद्ध है। डेजर्ट क्योंकि यहाँ पर जो एक मरुस्थल है वो यहीं पर है और ये जो थार का मरुस्थल है वो अपनी डेजर्ट सॉइल के लिए प्रसिद्ध है। जो ये रेगिस्तानी मिट्टी है या मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो राजस्थान में पाई जाती है, थार मरुस्थल में पाई जाती है और ये कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर बालू की मात्रा बहुत अधिक होती है। बालू की मात्रा अधिक होने के कारण जो पानी को सोखने की जो कैपेसिटी है या जो पेड़ों को पकड़ने की जो कैपेसिटी है मिट्टी में वो पाई नहीं जाती, इसलिए ये यहाँ पर जो कृषि कार्य हैं वो संपन्न नहीं हो पाते। ये पानी की कमी के कारण यहाँ पर जो है वो मिट्टी रेगिस्तानी रह जाती है, उसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है, सैंडी सॉइल हो जाती है और सैंडी सॉइल में सिर्फ कैक्टस और कैक्टी ही वहां पर उगते हैं। जो कांटेदार वृक्ष हैं सिर्फ वही उग सकते हैं, बाकी कोई वृक्ष वहां पर नहीं उगते। तो यहाँ पर डेट्स है यानी खजूर है या फिर कैक्टस है या बबूल टाइप के ऐसे पेड़ तो यहाँ उगते हैं और इनके अलावा जो है कोई पेड़ यहाँ पर उगते नहीं है। ये है डेजर्ट सॉइल। तो ये भारत की जो सॉइल है, इंडियन सॉइल है, उनका एक यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, उनकी जो व्याख्या है वो आपको समझाई गई है। और ये जो है आपके संसाधन चैप्टर से है। तो भारत में मिट्टी का विकास करके उनको जो है कृषि के योग्य बनाया जा सकता है और कृषि से बहुत अधिक प्रोडक्शन ले करके उसको भारत के निर्यात में शामिल किया जा सकता है और भारत में बड़ी जनसंख्या के खाद्यान्न आपूर्ति में भी सहायक हो सकता है, ताकि हमको जो आयात है बहुत अधिक नहीं करना पड़े और भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने अपनी चीजों में। तो ये हो गया हमारा एक मिट्टी का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।